देखिए बेटा, इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो जो भी हम लोग आसपास देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोग अपने आसपास सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, वो सबके सब क्या है, एक नेचर है। ठीक है, वो सब नेचर है। नेचर बना किससे है, तो ये चीज़ समझने के लिए हम लोग दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सबसे पहले हम नेचर की बात करें तो ये नेचर में है क्या। जैसे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सॉलिड रूप में दिख रही है, सॉलिड रूप में, वो किसी न किसी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे नेचर हमें दिख रहा है, या नेचर दो, उसमें से जो पहली चीज़ है वो किससे मिलकर बना है, तो वो बना है पार्टिकल से। यानी उसको अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके, अगर इस तरीके से पार्टिकल्स मिल करके ये बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मटेरियल, या उसको शॉर्ट में मैटर भी कह सकते हैं, मटेरियल या मैटर। और दूसरी चीज है जो मैटर नहीं है, जैसे लाइट, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो एक उसके रूप में, या जिसको हम एनर्जी कह सकते हैं, वह दूसरे फॉर्म में हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो उसका जो फॉर्म होता है वो किसका होता है, जिसको हम लोग रेडिएशन कह रहे हैं, रेडिएशन या एनर्जी। ये रेडिएशन किस फॉर्म में चलती है, तो एक तरीके से ये वेव के रूप में चलती है। और यहाँ पे जो मैटर है, अगर ये पार्टिकल के रूप में चल रहा है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, ये पार्टिकल से मिलकर बना है। तो अगर पार्टिकल से मिलकर बना है तो इसका मतलब कि मैटर का जो नेचर होगा वह पार्टिकल जैसा होगा, यानी कि पार्टिकल नेचर होगा। और वेव में, रेडिएशन में हमने देखा कि रेडिएशन कुछ इस तरीके से वेव के रूप में चल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो पहला नेचर होगा वह किसका होगा, वेव का होगा, वेव का। मतलब ये दोनों चीजें हमें दिखती है कि जो मैटर है उसका पार्टिकल नेचर है, जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं, मैटर जो होता है वह पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। और रेडिएशन जो है, इसको कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ कि नहीं, रेडिएशन वेव के साथ साथ यह पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे हमें देखने को मिली, भाई मैटर का जो नेचर है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी है, और रेडिएशन जो है वेव नेचर के साथ साथ यहाँ पे पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ड्यूअल नेचर का मतलब दो नेचर है। तो मैटर के भी दो नेचर है, पार्टिकल और वेव। रेडिएशन के भी दो नेचर है, वेव और पार्टिकल। मैटर में पार्टिकल नेचर हमें दिखाई देता है, रेडिएशन में वेव नेचर हमें दिखाई देता है। तो पार्टिकल का वेव नेचर को हम लोग प्रूफ करेंगे कि नहीं, ये वेव नेचर भी शो करता है, और रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हम लोगों को ये दो चीजों के ही बारे में समझना है, समझाना है, लास्ट तक हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले, हाँ बेटा बोलिए। सर एक क्वेश्चन है प्रीवियस क्लासेस का। सर जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, सर उसमें जो वो डिवाइस बनाई थी उन्होंने, हेलो, यस सर। सर उसमें जो डिवाइस बनाई थी उन्होंने, हाँ सर उसमें मतलब एकदम बैकवर्ड साइड में जो जहां से अल्फा पार्टिकल्स दे रहे थे ना सर, आगे जा रहे थे सर। यस सर, तो वहां पर सर जो वो जो सर्कल वाला जहां अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं, सर वो बस बैकवर्ड के साइड तो खुला हुआ था। तो सर जो एक एटम वापस आया वो कैसे डिटेक्ट किया गया सर? नहीं, उसमें तो ये देखा ना कि
कुछ जो है क्या हो रहे थे कुछ साइड से निकल गए अल्फा पार्टिकल्स। यस सर। आज जो बिल्कुल सेंटर में गया वो बिल्कुल मतलब वहीं से 180 मतलब वहीं से जस्ट वो बैक हो गया। सर वही तो क्वेश्चन है सर, क्योंकि सर वो मतलब वो जो सर्कल था वो इस तरीके से बनाया गया था कि हमें दिखेगा उससे डिटेक्टर से। पर सर अगर वो बैकवर्ड आएगा तो वहां तो गैप है, वहां से वापस अगर आ गया वापस तो कैसे दिखेगा वो सर? अच्छा चलिए ठीक है, इस पर फिर देखते हैं उसमें कुछ डेप्थ है, क्योंकि आपने पढ़ाया तो जरूर कहीं कहीं मिसिंग हुई होगी, तो देखते हैं डेप्थ उसमें क्या है फिर बताते हैं। ठीक है ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि किसी भी, हाँ बेटा मैं भी नहीं था। ओके सर मैं बात, हाँ इसको थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअल में जो मेटल्स है, मेटल में क्या होता है, मेटल में जो पार्टिकल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम उनके सरफेस से कैसे एग्जिट कर सकते हैं, मतलब उनको उस सरफेस से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये इसके बाद हम लोगों को डिस्कस करना है कि हाउ टू रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। How to release electrons, free electrons from metal surface। किसी मेटल के सरफेस से जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे ये देखना है। तो देखिए बेटा इसके 4 मेथड्स हैं, मतलब 4 तरीके से किसी मेटल के सरफेस में जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें उनको हम लोग उस सरफेस से आउट कर सकते हैं। जिसमें पहला मेथड जो दिया गया है उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मियोनिक इमिशन। अच्छा ये कैसे बाहर आएंगे, क्यों बाहर आएंगे, इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लें फिर मैं ये बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस तरह से इसके चारों तरफ मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसके ऑर्बिट में। इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इनको किस तरीके से हम लोग इसके सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, ये चीज यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मैं मान लेता हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटा, और ये इनको हमें इसके सरफेस से बाहर निकालना है। तो सरफेस से बाहर निकालने के लिए क्या होगा, इनको कुछ हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इनको हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से कुछ इसको एनर्जी दिया, ये एनर्जी इसको प्रोवाइड किया, आउटर एनर्जी दिया हमने, और इस एनर्जी को ये गेन करके ये अपने सरफेस को, जिस सरफेस में उस सरफेस को छोड़ करके ये बाहर हो सकता है। लेकिन ये बाहर कैसे होगा, क्या कोई भी एनर्जी मैं दे दूंगा तो ये अपने सरफेस को छोड़ कर आउट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बेटा बोलिए। सर मैं वही कह रहा था। हाँ, हर एनर्जी को लेकर के यह बाहर नहीं हो सकता है। इसकी एक मिनिमम एनर्जी होगी, जिस एनर्जी को लेकर के यह बाहर हो सकता है उस एनर्जी को हम लोग 5 नॉट से डिनोट करते हैं, और इसको जनरली हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन। इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया
कि वह मिनिमम एनर्जी जिस एनर्जी को गेन करके या जो फ्री इलेक्ट्रॉन से या अपने सरफेस को छोड़ करके बाहर हो सकता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लोग फाई नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ से? यस। मतलब ये हो गया कि अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को आउट किया है ये एनर्जी दे करके, तो यह एनर्जी किसके बराबर दी है? कम से कम हमने फाई नॉट के बराबर दी है। ठीक है बेटा, ये फाई नॉट के जो कि वर्क फंक्शन है, फाई नॉट के बराबर इसको एनर्जी जब हमने प्रोवाइड किया है तो यह अपने सरफेस को छोड़ करके आउट हो सकता है। अब ये सरफेस को छोड़ने का या सरफेस से इसको बाहर करने का कुल कितने तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम लोग किसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उसके सरफेस से बाहर कर सकते हैं? तो यहाँ पे 4 तरीके बताए गए हैं। अब उन चारों तरीके, चारों मेथड को हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए, तो सबसे पहले उन 4 मेथड के बारे में हम जानें कि वह मेथड कौन से हैं जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी सरफेस, किसी भी मेटल के सरफेस से उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहली मेथड है उस मेथड को हम लोग बोलते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। जो दूसरी मेथड है इसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। जो थर्ड टाइप है इसको कहा जाता है सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन। और जो फोर्थ टाइप है इसको कहा जाता है कोल्ड कैथोड इमिशन। और इसका दूसरा भी नाम है, इसको फील्ड इमिशन भी कहा जाता है, फील्ड इमिशन। तो ये जो 4 तरीके हैं, इन 4 तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल के सरफेस से उस मेटल के सरफेस में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जैसे सबसे पहला है थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है और थर्मियोनिक इमिशन से कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बाहर कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं थर्मियोनिक इमिशन। तो सबसे पहला हमने टॉपिक लिया थर्मियोनिक इमिशन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल सरफेस है या कोई एक मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस में मान लीजिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनको हमें क्या करना है, इसको इस सरफेस से रिलीज करना है। तो जो सबसे पहला मेथड बताया गया थर्मियोनिक इमिशन, मतलब इनको जो वही वर्क फंक्शन एनर्जी, जो एनर्जी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एनर्जी को गेन करके बाहर निकल सकता है जिस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन एनर्जी कहते हैं। तो वो वर्क फंक्शन एनर्जी इसको हमें देना है, लेकिन कौन सी मेथड से, एक हीट के रूप में, जो थर्मियोनिक यानी कि थर्मल एनर्जी के रूप में इसको हमें क्या करना है, वह एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक बर्नर लगाया और इस बर्नर से मैंने इसको हीट देना शुरू कर दिया, इस बर्नर से इसको हीट देना हमने शुरू कर दिया और ये हीट जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे इसके इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन कर रहे हैं और इस एनर्जी को गेन करके क्या हो रहे हैं, या आउट हो जाते हैं। इस एनर्जी को गेन करके ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ये बाहर हो जाते हैं। तो इस मेथड को, इस तरीके को कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन। बात क्लियर होगी बेटा? सबको इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस। ठीक है, तो ये कहा जाता है थर्मियोनिक इमिशन। अब इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड, अच्छा ये भी एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी हीट देंगे
ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने थोड़ा सा हीट कर दिया तो ये बाहर हो जाएगा, नहीं। यह जो थर्मल इमिशन, थर्मोनिक इमिशन में जो थर्मल यानी कि हीट जो दे रहे हैं, वह हीट से इसको एनर्जी उतनी ही मिलनी चाहिए जो वर्क फंक्शन के रूप में हम लोग ने डिसाइड किया था। कम से कम इसकी एनर्जी, इसको मिलने वाली एनर्जी यदि वर्क फंक्शन की एनर्जी यानी कि फाई नॉट के बराबर होगी तो ही जाकर के यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउट होगा, अदरवाइज आउट नहीं होगा। एनर्जी ले तो लेगा लेकिन वो बाहर नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसको बाहर होने के लिए वह मिनिमम एनर्जी जिसको वर्क फंक्शन कर रहे हैं उतना मिलना जरूरी है। ठीक है बेटा। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो वर्क फंक्शन एक बार फिर से बता दो, वो मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम था। वर्क फंक्शन इसको हम लोग फाई नॉट से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन it is the minimum energy to required for free electrons to leave the surface of metal। आया बेटा समझ में? ये आया समझ में? जो एनर्जी देते हैं वही वाली ना? हाँ, मिनिमम एनर्जी, जिस एनर्जी को ले गेन करके इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर हो सकता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। समझ में आ गया बेटा? और डिनोट करते हैं फाई नॉट से। क्लियर? ओके सर। ठीक है बेटा। चलिए अब दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। जो दूसरी मेथड है उसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है कि यदि किसी मेटल के सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए उसमें दी गई एनर्जी यदि लाइट के द्वारा दी जाती है, यानी कि लाइट के रूप में दी जाती है, तो इस मेथड को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करेंगे। ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेटल सरफेस है और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको रिलीज करने के लिए यदि आपने यहाँ से क्या दिया, एक एनर्जी प्रोवाइड किया, और यह एनर्जी किसके रूप में है, लाइट के रूप में है। किस रूप में है बेटा? अगर ये एनर्जी लाइट के रूप में है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। यदि यह इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के या आउट हो जाता है तो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को लेकर के अगर ये आउट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आउट हो गया, ये आउट हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि यह फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है और यह इलेक्ट्रॉन उस वर्क फंक्शन एनर्जी यानी कि फाई नॉट को गेन करता है और ये बाहर हो जाता है। यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो एनर्जी यहाँ लाइट से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस एनर्जी की वैल्यू कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, तो वर्क फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। अगर वर्क फंक्शन से कम एनर्जी इसको मिल रही है तो यह इलेक्ट्रॉन सरफेस को लीव नहीं करेगा, सरफेस को नहीं छोड़ पाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर हो गया? ये फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। राजदीप, जयेश, अनुज, निखिल, तेजस्विनी, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग थर्ड टाइप के इमिशन डिस्कस करते हैं कि थर्ड टाइप का इमिशन क्या है। थर्ड टाइप के इमिशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी इमिशन। थर्ड टाइप के इमिशन में हमने डिस्कस किया था कि सेकेंडरी इमिशन होता है। तो सेकेंडरी इमिशन क्या है? सेकेंडरी इमिशन,
सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये सरफेस है, नहीं सॉरी, या मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सबके सब क्या हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। आप ये समझना कि फ्री इलेक्ट्रॉन से इमिट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन से इमिट होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वह इमिट नहीं होगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसको जो एनर्जी मिल रही है वह एनर्जी ना ही तो लाइट के रूप में हम दे रहे हैं और ना ही थर्मियोनिक इमिशन के रूप में दे रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मिलती है इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, जो कि ये अपने सरफेस को छोड़ करके आउट हो सकता है, तो वह एनर्जी मिलती है एक हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन से। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक हाई स्पीड का एक इलेक्ट्रॉन आकर के इसे टकराता है। हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है और टकराने के बाद क्या हो रहा है, या सरफेस को छोड़ करके ये बाहर हो जाता है। हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इसे टकराया और टकराने के बाद से ये जो इलेक्ट्रॉन है या इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन करता है और ये क्या होता है, ये सरफेस को लीव कर देता है, छोड़ देता है। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन इसका नाम क्यों है, जो इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और जो इसमें से बाहर हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर हो रहा है, ये जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन समझ में आया बेटा। सेकेंडरी इमिशन का मतलब क्या है कि यदि किसी मेटल सरफेस पे कोई हाई स्पीड से आउटर साइड से कोई इलेक्ट्रॉन आता है और बहुत तेजी से आकर के यदि उस मेटल सरफेस से टकराता है, तो उसकी एनर्जी को उस मेटल के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस एनर्जी को रिसीव करता है और रिसीव करके फिर क्या होता है, उस सरफेस को छोड़ देता है। तो इस टाइप के फिनोमेना जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इमिशन। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? राजेश, जयेश, निखिल। हाँ बेटा। सर इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं था। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन वैसे ही आता है, उसके पास एनर्जी बहुत है, वो तो सिर्फ टकराता है, टकराने के बाद से फिर आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टकराता है वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है। भाई उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बहुत स्पीड से आ रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी इस वाले इलेक्ट्रॉन को देता है और जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन एनर्जी से ज्यादा होती है या बराबर होती है तो ये आउट हो जाता है, वो तो ऑलरेडी बाहर है। सर मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन भी पहले ही बाहर निकल जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। राजदीप, राजदीप क्लियर हो गया बेटा? चलिए फोर्थ हम लोग देखते हैं, फोर्थ इमिशन। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर पर एनर्जी देनी कितनी पड़ती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर एनर्जी देनी कितनी पड़ती है? एनर्जी देनी कितनी पड़ती है, वही वर्क फंक्शन के बराबर, कम से कम वर्क फंक्शन बराबर, उससे ज्यादा हम दे सकते हैं। अभी मैं डिसाइड करूंगा कि अगर एनर्जी जो उसको गेन हो रही है अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा होती है तो रिमेनिंग एनर्जी कहाँ जाती है, अभी अपन डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, कम से कम रिलीज होने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। सर वर्क फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू है क्या? हाँ, वर्क फंक्शन जैसे मान लीजिए कि आप वाटर को आप बॉईल करना चाहते हो। हाँ सर। तो उसके लिए कितना आप टेम्परेचर दोगे, तो उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट के बराबर आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। समझ में आता है क्या?
जब हाँ सर, तो मतलब कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप जब देंगे तो जाकर के बॉयल होना शुरू होगा, 99 पे भी बॉयल नहीं होगा। समझ बात आ रही है क्या? एनर्जी तो बढ़ रही है, वाटर के पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन वो बॉयल नहीं होगा। समझ बात आ गई? वैसे ही अगर वर्क फंक्शन एनर्जी से कम एनर्जी यदि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन वह सरफेस को लीव नहीं कर पाएगा, छोड़ नहीं कर पाएगा, वहां से बाहर नहीं हो पाएगा। कम से कम बाहर होने के लिए क्या जरूरी है कि वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिले उसको। ठीक है? हाँ सर। चलिए, फोर्थ टाइप का जो इसमें मेथड है वो हम लोग डिस्कस करें, जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड कैथोड। कोल्ड कैथोड इमिशन, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था अभी? दूसरा नाम बताया था फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन ये इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक मेटल है, जैसे ये मान लीजिए कि ये कोई मेटल है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपने इसको क्या करा, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मतलब इसमें कोई आपने सोर्स लगा दिया, यहां पे कोई आपने एक सोर्स लगा दिया। ठीक है बेटा? जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए कि V है, जैसे इसमें करंट आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे इसको करंट देते हैं, वैसे ही क्या होता है बेटा, वैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे जैसे आप इसका वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इस पार्टिकल पे जो चार्ज पार्टिकल है, उन चार्ज पार्टिकल पे क्या लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। ऑलरेडी ये चीज हम लोग पहले के चैप्टर से पढ़ चुके हैं, जो टर्म 1 में हम लोग एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है? तो इस पे इन इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, वह फोर्स किसके बराबर होता है? कौन बताएगा बेटा? फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जल्दी बोलो बेटा, किसके बराबर होता है ये? राजदीप, अरे हम लोग पढ़ के आए थे Q इंटू ई के बराबर। गुड, Q इंटू ई के बराबर होता है। ठीक है? या जो फोर्स इस पे अप्लाई होता है वह Q इंटू ई के बराबर होता है। डायरेक्शन बताएंगे बेटा कि इसके फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां पे दिख रहा है, इन द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, इन पे फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ये निगेटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज है, अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता। अब बोलिए, अगर इसे फोर्स के ड्यू टू, मतलब जो फोर्स लग रहा है, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा क्या? बोलो जयेश, क्या इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा? भाई वेलोसिटी में फर्क आएगा ना, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और ये वेलोसिटी में ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। तो इस टाइप के इमिशन को हम लोग कोल्ड कैथोड इमिशन या फील्ड इमिशन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये बात क्लियर हो गई क्या? ये बात क्लियर हो गई क्या? सर मतलब चार्ज ट्रांसफर करने से जो इमिशन होता है वही? हाँ, यहां से जब आप इसको वोल्टेज दे रहे हैं, करंट जब इसको दे रहे हैं, तो इस मेटल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है,
उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और इस फोर्स के ड्यू टू इनके इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, ये स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उस तेज वेलोसिटी की वजह से या स्पीड की वजह से यह सरफेस को छोड़ करके बाहर हो जाता है। तो इस टाइप के इमिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड कैथोड इमिशन या फील्ड इमिशन। क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। निखिल, नयन, अनुज, तेजस्विनी। सर। हाँ बेटा, दादी बोलिए। सर एक बार लास्ट वाला फिर से सुनवा दीजिए। यही ना, यही ना। यस सर। इसमें मैंने क्या बताया कि ये जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक मेटल है, इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इस मेटल को मैंने कनेक्ट कर दिया है एक सोर्स से, एक बैटरी से, और जैसे ही मैं इसमें करंट दे रहा हूँ तो उस करंट की वजह से इस मेटल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी जो पॉजिटिव से निगेटिव तरफ होगी, और यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि चार्ज पार्टिकल हैं उन पे फोर्स अप्लाई होगा जो फोर्स Q इंटू E के बराबर होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस फोर्स के ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो है उन पे एक क्या लगेगा, एक नया फोर्स लगेगा जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और उस ज़्यादा स्पीड की वजह से क्या होगा, इस सरफेस को छोड़ करके आउट हो जाएंगे। इस फेनोमेना को ही हम लोग कोल्ड कैथोड इमिशन या फील्ड इमिशन करते हैं। ठीक है बेटा? सर पर वोल्टेज तो कम होगा ना सर धीरे धीरे? हैं? वोल्टेज? सर वोल्टेज तो कम हो जाएगा ना, बैटरी खत्म। अरे भाई बैटरी जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया था, इसमें हमने कनेक्ट बैटरी से नहीं किया, बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, हमें कोई जरूरी थोड़ी है कि जब लगा दे तो हमेशा मिलता ही रहे। अरे भाई वो तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एनर्जी उसको वर्क फंक्शन से कम मिलेगा तब वह सरफेस को नहीं रिलीज करेगा, सरफेस नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह हमेशा निकलता ही रहेगा जब तक बैटरी लगी रहेगी। इस बैटरी के द्वारा जो इसमें यानी कि इस पोटेंशियल के ड्यू टू जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ड्यू टू जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, अगर उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम होगा, मतलब इसकी स्पीड को इतना बढ़ा दे जिससे कि वो सरफेस को छोड़ सके, तो जाकर के यह बाहर होगा, अदरवाइज बाहर नहीं होगा। बट इसमें बाहर होता है, भले ही बाद में बैटरी की पावर कम हो जाए तो नहीं हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। इसीलिए तो इसको रखा गया है और बताया गया कि ये कोल्ड कैथोड इमिशन है या फील्ड इमिशन है। अगर ये नहीं होता तो फिर इस कैटेगरी में आता ही नहीं। ठीक है बेटा? चलिए और हम लोगों को डिस्कस करना है इसमें जो दूसरा टॉपिक मैंने बताया है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को अब हम लोग परफॉर्म करना शुरू करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, और उस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन से ही हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का नेचर वेव के साथ साथ एक पार्टिकल का भी नेचर होता है। ठीक है? जैसे पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पर, वैसे ही रेडिएशन भी स्ट्राइक करता है किसी सरफेस पे। ठीक है? तो यहाँ पे उस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को उसके जो एक्सपेरिमेंट है उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिए बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझना है, कुछ चीजें बेसिक है जिसको हमें समझना जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज है इंटेंसिटी और दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी समझेंगे। पहले एक छोटा सा हम लोग डायग्राम बना लें।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक ग्लास की एक ट्यूब होती है, कुछ इस तरीके से एक ट्यूब होती है। ऐसी ट्यूब होती है। और यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। इस होल के माध्यम से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप से इसके एयर को निकाल दिया जाता है और एयर को निकाल देने से क्या होता है, पूरा इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक सोर्स लगाते हैं जो एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि बल्ब हो गया, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं जिससे एनर्जी हम लोग इसको प्रोवाइड कर सकें। अब जिस मेटल से हमें इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है, उस मेटल को यहाँ पे लगाया जाता है। उस मेटल को यहाँ पे हम लोग रखते हैं और इसको एज ए कैथोड यूज करते हैं। एज ए कैथोड इसको यूज करते हैं और इससे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए एक दूसरा मेटल हम लोग इस साइड लगाते हैं जिसको एनोड के नाम से जाना जाता है। एनोड के नाम से जाना जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से कितनी करंट इसमें प्रोवाइड हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसको मेजर करने के लिए एक यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगाया जाता है। माइक्रो अमीटर बोलते हैं, सॉरी, माइक्रो अमीटर लगाया जाता है जो कि स्मॉल से स्मॉल करंट को डिटेक्ट कर सके। फिर उसके बाद यहाँ से ला करके यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, लेकिन अभी हमने वोल्टेज कोई सोर्स नहीं लगाया है। इस तरीके से भी हमने इसको खाली छोड़ रखा है और इस तरह से ला करके इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग समझें कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। इसको समझने के लिए मैंने जैसे सबसे पहले बताया था कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी हम लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहली बात हम करें, जैसे मान लीजिए कि कोई दो बल्ब लिया हमने। एक बल्ब लिया यहाँ पे 100 वाट का और दूसरा बल्ब लिया हमने 200 वाट का। यहाँ पे एक दूसरा बल्ब लिया 200 वाट का। ये दोनों ही बल्ब येलो कलर के हैं। इन दोनों का कलर क्या है, येलो है। इन दोनों का कलर क्या है, येलो है। अब यहां से हम लोग ये देखेंगे कि यहां से जो भी एनर्जी निकलेगी वह एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है। तो जैसे कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एनर्जी को ये माना जाता है कि वो फोटॉन के रूप में निकलती है, यानी पैकेट से रूप में निकलती है। ठीक है, तो उस फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटॉन E इक्वल टू होता है एच न्यू के बराबर। किसके बराबर होता है, एच न्यू के बराबर होता है। जहां पे एच जो है प्लॉन्क्स कांस्टेंट है, वेयर एच इक्वल टू प्लॉन्क्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वह वैल्यू किसके बराबर होती है, ये होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -34। ये इसके बराबर होती है। यह 6.6 भी लिखा जाता है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 के बराबर ये एच की वैल्यू होती है। अब यहां से देखो बेटा, यहां से होगा क्या है कि जब इन दोनों का कलर सेम है, जब कलर सेम है तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट और सेम वेवलेंथ की लाइट है, इनके वो क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, क्योंकि दोनों का कलर सेम है। लेकिन इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, तो इसमें से क्या होगा कि ये कम पावर वाले बल्ब से नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो कम होगी, और ज्यादा पावर वाले फोटॉन से क्या होगा, नंबर ऑफ एनर्जी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा रिलीज होंगे, तो यानी कि एनर्जी वहां पे ज्यादा रिलीज होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी में अगर हम देखें, इंटेंसिटी में क्या होगा कि नंबर ऑफ
फोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ फोटॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। नंबर ऑफ फोटॉन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है बेटा, ये रिजल्ट याद रखना है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा वह इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब हम बात करें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात अगर करें यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा बेटा? जैसे मान लीजिए कि ये 100 वाट का बल्ब है और ये 200 वाट का बल्ब है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर मैं न्यूमन मानता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यूटन होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यूमन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी न्यूटन होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बल्ब से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वह E1 इक्वल टू किसके बराबर होगी? H इंटू न्यूमन के बराबर होगी, H इंटू न्यूमन। एंड इस वाले बल्ब से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी वह E2 इक्वल टू H इंटू न्यू2 के बराबर होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों से जो एनर्जी रिलीज होगी वह एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एनर्जी जो होगा वह एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वह एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पे एनर्जी जो प्रोपोर्शनल होगी, एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग चाहें तो किसके रूप में लिख सकते हैं? वेवलेंथ के भी रूप में लिख सकते हैं। तो ये चीज आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा 1 एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एच इंटू सी अपॉन में लेमडा 2, क्योंकि जो न्यू होता है वह सी अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया? देयरफॉर एनर्जी ऑफ द फोटॉन, एनर्जी ऑफ द फोटॉन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? तो फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे एक रिजल्ट और हम लोगों ने गेन कर लिया, एक रिजल्ट और हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, यानी एक फोटॉन की जो एनर्जी होगी वह जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि नंबर ऑफ फोटॉन किसके प्रोपोर्शनल है? तो यह प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के। ये बात क्लियर हो गई क्या बेटा? ये दोनों बातें क्लियर हो गई? बोलिए, ये दोनों बातें क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग इसका परफॉर्मेंस देखते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ बेटा बोलिए, बोलो बेटा। सर समझ आ गया। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूं। सर स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा ठीक है, मैंने तो रफ कर दिया, रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं भेज दूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है और कैसे इसमें करंट फ्लो होती है। तो देखिए बेटा, जो हमने यहाँ पे सोर्स लगा रखा है, ये जो हमने यहाँ पे सोर्स लगा रखा है, इस सोर्स से हमें कम से कम ऐसी वेवलेंथ या ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट रिलीज होनी चाहिए जो जिसकी लाइट इसे कैथोड पे पड़ने से, कैथोड पे इंसिडेंट होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वह फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो सके? रिलीज हो सके। ये कम से कम उतनी होनी चाहिए। और वह कितने के बराबर होनी चाहिए? तो कम से कम वह फंक्शन के बराबर एनर्जी यहां से आनी चाहिए, वह फंक्शन फाई नॉट। और इसमें जो कम से कम एक जो फ्रीक्वेंसी होती है कि अगर उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे पड़े जिससे कि उस मेटल सरफेस से उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो सके, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। अगर इस फ्रीक्वेंसी की रे लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो 100% वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो कम से कम यहां से जो लाइट निकलेगी उस लाइट की फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए, या उसके द्वारा जो एनर्जी इधर आ रहा है वह एनर्जी कम से कम वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल होने चाहिए। तो जाकर के क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से बाहर होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लाइट आई और ये लाइट आकर के यहाँ पे टकरा गई। अब इसके टकराने से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि निकला। अगर 1 मिनट के लिए सपोज करिए कि यहाँ पे 100 वाट का आपने बल्ब लगाया है, 100 वाट का बल्ब आपने लगाया है। इस 100 वाट के बल्ब से जो एनर्जी आ रही है 1 मिनट के लिए मानिए कि इससे क्या हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज हो रहे हैं, 100 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये बाहर हो रहे हैं, ये क्या 100 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा कैथोड के ऊपर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, पूरा का पूरा कैथोड के ऊपर नहीं जाएंगे, कुछ इधर उधर भटक जाएंगे और कुछ इसमें से जाएंगे। मान लीजिए कि 50% भी अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके और इस कैथोड एनोड के ऊपर जाते हैं तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा है, और उस चार्ज के फ्लो होने की वजह से इसमें क्या होगा, ये करंट जो है फ्लो करेगा, जिसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा रखे हैं, मिली एमीटर लगा रखे हैं। बहुत माइन्यूट करंट को भी ये क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। अब जैसे जैसे यहाँ से मान लीजिए कि एनर्जी आ रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, कुछ जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसका 50% 60% इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, और इस तरीके से करंट क्या हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है। और जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसकी जगह पे कुछ ज्यादा मैं यहाँ पे पावर का बल्ब लगा दूं तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे अब ज्यादा रिलीज होंगे, क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट आएगी, ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, तो इसको इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज ज्यादा करेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ज्यादा इस कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसमें करंट क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात बेटा कि आप इसका अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रा करके देखें, एक ग्राफ ड्रा करें तो वह ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे आप एक तो पहली चीज समझ लीजिए कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वह फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, तो जाकर के इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा। अब यहाँ पे ग्राफ अगर ड्रा करें, किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रा करना है हमें, यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसकी वजह से जो इसमें करंट प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब ये एनर्जी के लिए ही यूज किया जाता है, फोटॉन्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग लेंगे समीर, बस 2-3 मिनट। ओके सर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया, एक्स एक्सिस ले लिया इंटेंसिटी, यहाँ पे ले लिया इंटेंसिटी, और इस पे है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, लाइट की जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज होंगे और इसमें करंट बढ़ता जाएगा। तो अगर इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो क्या होगा, इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे करंट जो है बढ़ेगा। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, कौन बता देगा, ग्राफ कैसे आएगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा। राजदीप, इस तरीके का ग्राफ आएगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे
करंट बढ़ता सॉरी जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। समझ में आया बेटा? ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल मतलब इसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया था। अभी हमने यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने यूज नहीं किया है। तो इस टाइप का सिनेरियो यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्मिनल के बीच में अब एक हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, मतलब कोई बैटरी लगाएंगे। उस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है मैं एनोड से कनेक्ट करूंगा और निगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्ट करूंगा। फिर अपन देखते हैं कि करंट कितना फ्लो होता है और उसका ग्राफ कैसा आएगा। फिर दोबारा उसको चेंज कर देंगे, निगेटिव से इसके निगेटिव टर्मिनल से एनोड को, पॉजिटिव टर्मिनल से कैथोड को, तब फिर उसमें कुछ अलग चेंज होकर के आएगा, ग्राफ भी चेंज होगा, करंट का अमाउंट भी चेंज होगा। तो हम लोग को ये डिस्कस करना रहेगा, ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? थैंक यू सर। ओके बेटा।